तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिवीजन चला रहे थे, ठीक है, सिलेक्शन सीरीज के बारे में बताए थे, तो चलिए इसको सिलेक्शन सीरीज में ही डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद में फाउंडेशन में भी डाल देंगे कि जो बच्चा फाउंडेशन देखेगा उसको भी क्या करेगा, रिवीजन करने में बेनिफिट होगी, ठीक है। तो बेहतर होगा दोस्त मेरे कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फील हो रहेगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी को ही टारगेट करना पड़ता है। समझ में आई बात। तो हम लोग क्या देखे थे लेक्चर नंबर 1 में, तो लेक्चर 1 में हमने बेसिक बात को बता दिया था, ठीक है, बात को नहीं बनानी है, मुद्दे की बात करता हूं, ठीक है। तो हमने बेसिक बात बता दिया था कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, केमिस्ट्री कहां से आया हुआ, केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यह सब बारे में बता दिए थे। विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, ब्राउनियन गति क्या होता है, टिंडल का प्रभाव क्या होता है, यह सब के बारे में इन डिटेल बताए थे। उसके बाद में हमने मॉडल दिखाया था किसका, तो जॉन डाल्टन के बारे में बताया। उसके बाद में फिर हमने दिखाया रदरफोर्ड, जे थॉमसन आए थे, रदरफोर्ड आए थे, ठीक है, यह सब के बारे में बता दिए थे। तो थोड़ा सा जो है नोट में बात लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है बोरबारी का नियम तक बता दिए थे, उसके बाद हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिविजन भी करा देंगे, तो नोट में उसके बाद डाल लीजिएगा बात। यह कौन सा है जी, तो लेक्चर नंबर 2 है, रिवीजन सीरीज, ठीक है। रिवीजन लिख लीजिए या सिलेक्शन सीरीज, जो भी लिखना है लिख लीजिए, रिवीजन। समझ में आई बात। तो नोट में क्या लिखना है ना, कि जैसे सुनो, सवाल कभी कदाल यह पूछता है कि यहाँ पर गैस हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर गैस हो गया, ठीक है, यहाँ पर गैस हो गया, सॉल्यूशन वगैरह पूछता है, यहाँ गैस में गैस, ठीक है, उसके बाद में गैस में द्रव, और गैस में यहाँ पर लिक्विड, गैस में द्रव हो गया, और उसके बाद में ठोस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कभी कदाल पूछ देता है ना कि एग्जाम्पल बताओ, गैस में गैस किसका एग्जाम्पल है, तो गैस में गैस जो है ना वायु, ठीक है, वायु किसका एग्जाम्पल है, तो वायु जो है ना गैस में गैस का एग्जाम्पल है। उसके बाद में गैस में द्रव क्या है, तो गैस में द्रव जो है ना आपका कोहरा, ठीक है, कोहरा होता है, कोहरा लिखो ना, कोहरा, ठीक है, कुहासा, कोहरा लिखो, या इसी को कुहासा, कुहासा, समझ में आई बात। उसके बाद में गैस में ठोस की बात कर रहे हैं, तो धूल भरी आंधी, ठीक है, धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी जो है ना, यह किसका मिश्रण है, तो यह जो है ना गैस में ठोस का मिश्रण है। उसके बाद में पहला दूसरा गैस हो गया, उसके बाद में अगला लिख लेता हूं द्रव, ठीक है, द्रव में गैस का मिश्रण हो गया, उसके बाद में द्रव में द्रव का मिश्रण, उसके बाद में द्रव में क्या लिखिएगा, ठोस का मिश्रण। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, द्रव में गैस, द्रव में गैस मतलब कि लिक्विड में गैस क्या है, तो कार्बोनिक एसिड बताए थे ना, H2CO3, एसिड बेस एंड सॉल्ट में बताएंगे कार्बोनिक एसिड अर्थात कोका कोला। समझ में आई बात, गर्मी होला, देखो नहीं वैसा बात नहीं, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, इसका प्रयोग कोका कोला में किया जाता है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर कोका कोला, कोका कोला, समझ में आई बात। यह किसका एग्जाम्पल है, तो द्रव में गैस है, द्रव में द्रव, द्रव में द्रव मतलब कि दूध और पानी, दूध और पानी कैसा मिश्रण है, तो द्रव में द्रव का है दूध प्लस पानी, समझ में आई बात। उसके बाद में द्रव में ठोस, द्रव में ठोस मतलब द्रव है और उसके बाद में ठोस है, तो द्रव में ठोस क्या होगा, तो द्रव और द्रव में, सुनो, द्रव में ठोस का एग्जाम्पल बताइए, द्रव में ठोस अर्थात पानी में ठोस होगा, तो क्या लिख लीजिएगा, ग्रीस वगैरह, ठीक है, ग्रीस क्या है, तो यह ठोस भी है और उसके बाद में द्रव में भी आता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा द्रव हो गया, और उसके बाद में ठोस लिखो, ठोस में गैस, उसके बाद में फिर ठोस में द्रव, और उसके बाद में ठोस में क्या हो जाएगा, तो ठोस में आपका गैस, गैस हो गया, द्रव हो गया, और ठोस में ठोस, ठीक है, द्रव में ठोस, ग्रीस हो गया, ठोस में गैस, ठीक है। तो सुनो, ठोस में गैस, ठोस में गैस जो है ना यह किसका एग्जाम्पल है, ठोस हो गया और गैस हो गया, तो ठोस में गैस हम क्या ले सकते हैं, कपूर, नेप्थेलेन बॉल, ठीक है, कपूर हो गया, उसके बाद में नेप्थेलेन बॉल हो गया, यह सब क्या है, तो ठोस है। यह सब्लिमेशन के प्रोसेस को शो करता है। सब्लिमेशन क्या होता है, कि वैसा सब्सटेंस जो डायरेक्टली क्या कर जाए, गैसियस अवस्था में चल जाए, समझ में आई बात, सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में चल जाए, वही तो सब्लिमेशन होता है। उसके बाद में ठोस हो गया और यहाँ पर द्रव हो गया, तो ठोस में द्रव क्या लिखिएगा, और उसके बाद में ठोस क्या लिखिएगा, तो ठोस में हो गया आपका क्या, ठोस में लिख लो तांबा वगैरह, ठीक है, तांबा हो गया, उसके बाद में सिल्वर हो गया, या ठोस में ठोस है। और ठोस में द्रव क्या लिखिएगा, तो ठोस में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में द्रव, यहां पर देखिए थोड़ा सा द्रव में ठोस और एग्जाम्पल हो सकता है, ठोस हो गया, उसके बाद में द्रव हो गया, द्रव में हो गया ठोस, द्रव ठोस, और ठोस में द्रव, ठीक है। यहां पर कोई एग्जाम्पल आएगा आप देख लीजिएगा, समझ में आई बात, एक मिनट में देख लू, एग्जाम्पल होगा मेरे पास, द्रव में ठोस, ठीक है, द्रव में ठोस, देखो द्रव हो गया ठोस, यहां पर लिख लीजिए क्या,
द्रव हो गया, द्रव मतलब पानी, और ठोस मतलब क्या होता है, सॉलिड। सीधा इसे देखो, लिक्विड में हो गया सॉलिड, तो लिक्विड में सॉलिड क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड पानी और सॉलिड डालेंगे चीनी, तो पानी और चीनी। समझ में आई बात, कैसा है, तो यह पानी आपका लिक्विड है और चीनी जो है ना आपका सॉलिड है। उसके बाद में ठोस में द्रव, ठोस और द्रव, तो ठोस में द्रव क्या लिख लेंगे, ग्रीस वगैरह जो है, या ठोस में द्रव लिख लेंगे। समझ में आई बात, तो यह थोड़ा सा क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल वगैरह पूछ देता है। अब आते हैं हम मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे या छाप लो। हम कहां तक बताए थे, तो हम बताया था आपको बोर-बारी के नियम तक, ठीक है। एटम थ्योरी के बारे में बताया था कि एटम का मॉडल जो है सबसे पहले किसने दिया, तो एटम का मॉडल जो है सबसे पहले देने वाले जो है, एटम के बारे में बताया किसने, तो एटम के बारे में बताने वाले हैं वह कनाद, ठीक है। सबसे पहले एटम के बारे में बताया कनाद, कनाद ने कहा कि एटम होता है, ठीक है। उसके बाद जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है, तो एटम के जनक कहा जाता है। एटम के फादर किसे कहा जाता है, तो एटम के फादर जो है ना वह जॉन डाल्टन के कहा जाता है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच डज नॉट एग्जिस्ट बट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि एटम जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है एटम। और यह जो है क्या था, आपका परमाणु मॉडल था जॉन डाल्टन का। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला आया आपका कौन सा, जे थॉमसन है, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या बताया, तो जे थॉमसन ने बताया कि देखो मेरे दोस्त, एटम क्या होता है, एटम जो है ना वह तरबूजा की तरह होता है। यह बात बता दिए हैं, एटम तरबूजा की तरह होता है, जिसमें इसका बीज जो है ना, बीज क्या है, तो बीज जो है वह इलेक्ट्रॉन है, और अदर पार्ट जो है ना यह क्या है, तो अदर पार्ट जो है वह प्रोटॉन है, ठीक है। यह बात बताने वाले हैं जे थॉमसन, ठीक है। इसी को प्लडिंग पुडिंग मेथड बोला जाता है, प्लडिंग पुडिंग मेथड, ठीक है, पुडिंग मेथड। यह जे थॉमसन की थ्योरी को बोला जाता है, यह बात बता दी है, ठीक है। एटम क्या है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, यही बात बताने वाले हैं कौन, तो जे थॉमसन जी बताने वाले हैं। समझ में आई बात, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, यह जे थॉमसन बात बोले। उसके बाद में रदरफोर्ड आया, और रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने लिया गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल लेकर के उससे अल्फा पार्टिकल लाइट को पास कराया। जब अल्फा पार्टिकल लाइट को पास कराए तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम लाइट जो है ना वह सीधे पास कर गया, तो रीजन बताया कि एटम का मैक्सिमम भाग क्या होता है, खोखला होता है। उसके बाद में फिर इन्होंने देखा क्या कि कुछ लाइट जो है ना अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसा अर्थ होता है कि अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गया, तो इसका मतलब है कि किसी पार्टिकल से टकरा गया होगा, अर्थात प्रोटॉन से टकरा गया होगा, और टकराने के बाद जो है अपने पाथ से विचलित हो गया। उसके बाद में तीसरा इन्होंने बताया क्या कि जब हमने 12,000 लाइट पास कराया, तो 12,000 में से एक लाइट जो है ना वह अपने पाथ पर वापस चला आया, तो इसका अर्थ है ना कि कोई हैवी पार्टिकल से टकरा गया होगा, और हैवी पार्टिकल जो है वह क्या था, न्यूक्लियस था। कि एटम के सेंटर में क्या होता है, तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, या हैवी पार्टिकल होता है, बहुत ही हैवी पार्टिकल होता है। और इसकी खोज जो है ना यह किसने किया, तो खोज करने वाले हैं आपका कौन, तो रदरफोर्ड है। समझ में आई बात, रदरफोर्ड क्या है, इसके खोज करता है न्यूक्लियस का। इसके क्या होता है, N+P साथ में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर चक्कर लगाता है। समझ में आ रही है बात, कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वह न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। और जब घूमता है ना तो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है। और मैक्सवेल साहब कहें कि भाई मेरे तुम बात बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, अच्छी बात है। उसके बाद में रेडिएट एनर्जी, तो सुनो, यदि यह इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे जो है ना यह क्या होगा, तो एक्सट्रैक्शन होगा, एनर्जी का उत्सर्जन होगा, धीरे धीरे एनर्जी समाप्त हो जाएगी। और जब धीरे धीरे एनर्जी समाप्त हो जाएगी तो अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है ना यह क्या हो जाएगा, सीधे जो है नाभिक में गिर जाएगा, अर्थात न्यूक्लियस के पास क्या हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। इन्होंने कहा क्या ना कि भाई मेरे रदरफोर्ड तुम्हारा जो थ्योरी है ना वह अनसर्टेन है, अर्थात अनिश्चित है, अभी भी निश्चित नहीं है। और उसके बाद में आते हैं बोर-बारी, ठीक है, बोर-बारी जिसको नील बोहर्स बोलते हो, ठीक है, बोर-बारी। और बोर-बारी आया और फाइनली इनके थ्योरी को काट दिया। इन्होंने कहा क्या बोर-बारी, कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वह न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना वह सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। और उस फिक्स ऑर्बिट को इन्होंने नाम दिया क्या, कि यहां पर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, यही तो ऑर्बिट होता है, ठीक है, यही क्या है, तो यही ऑर्बिट है। और इसका नाम दे दिया कि यह के हो गया, यह एल हो गया, उसके बाद में एम हो गया, और उसके बाद में एन हो गया। कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वह कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वह न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, छोटा पार्टिकल है, मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है, यह घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन यह डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है, इसी को फिक्स ऑर्बिट बोलते हैं। और उस फिक्स ऑर्बिट का इन्होंने नाम दे दिया के एल एम एन, ठीक है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल नाम दे दिया। उसके बाद में दूसरा इन्होंने बात बताया कि जब यह घूमता है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, तो किसी प्रकार का एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो मैक्सवेल यही बात तो बोले कि एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एनर्जी तो होगा क्या, धीरे धीरे इसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी, अर्थात यह कहां पर गिर जाएगा, तो यह जो है ना न्यूक्लियस के पास गिर जाएगा, अर्थात इसकी थ्योरी जो है ना वह क्या है, तो थ्योरी जो है रदरफोर्ड का अनसर्टेन है। और बाद में नील बोहर जो है ना बोरबारी यह काट भी दिया, और इसके बाद में इन्होंने फार्मूला क्या दिया, तो इन्होंने फार्मूला दिया 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4, बंद करो अत्याचार, ठीक है, अर्थात k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, l में कितना जाएगा, m में कितना जाएगा और n में कितना जाएगा। तो 1 का वैल्यू यहां रखेंगे तो 2 हो गया, यहां 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। तुक्का की तरह रट जाइए, सीधा पूछता है ना कि अकॉर्डिंग टू नील बोहर थ्योरी फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, ठीक है, एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा बोरबारी के सिद्धांत के अनुसार या नील बोहर के सिद्धांत के अनुसार, तो मेरे दोस्त 32 इलेक्ट्रॉन जो है ना 32 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें फील्ड अप होगी। समझ में आई बात, बोलिए। तो यहां तक हमने बात को बता दिया था, बोरबारी के सिद्धांत को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, ठीक है, मॉडल थ्योरी बता रहे हैं, परमाणु मॉडल, ठीक है, तो उसको रिवाइज करा दिए। अब जो है ना बोरबारी के सिद्धांत के बाद कक्षक हो गया, उप कक्षा होता है, ठीक है, उसके बाद में उप कक्षा के बाद अगला कक्षक होता है, उसके बाद में आपका आ जाएगा कौन सा, तो उसके बाद में आ जाएगा आपका अफबाउ रूल, उसके बाद में क्वांटम नंबर आएगा। तो कैसे है, तो चलो बताता हूं, यह सब ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, बार बार बोल रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो लाएंगे, पढ़ करके लाएंगे, और पड़ोसी का वक्त है तो हमारा दौड़ आएगा। समझ में आई बात, लेकिन पड़ोसी को छोड़ना नहीं है, समझ में आई। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा कि बोरबारी के बाद अगला इसका खोजकर्ता वगैरह जो है ना खूब पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। इसके अलावा देखो अस्थायी पार्टिकल क्या होता है, तो एटम में अस्थायी पार्टिकल प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन था, इसके अलावा भी होता है ना, न्यूट्रॉनो है, पॉजिट्रॉन है, उसके बाद में एंटी न्यूट्रॉन है, बोसॉन है, उसके बाद में और भी होता है, ठीक है, गोल्ड पार्टिकल के रूप में बोसॉन। तो अभी बताते हैं, ठीक है, चलिए। तो हेडिंग लगा लीजिएगा खोजकर्ता कौन कौन है, थोड़ा सा स्पीड तो पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता मेरे दोस्त जे थॉमसन, यह जे थॉमसन है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है ना वो आपका गोल्डस्टेन है, ठीक है, गोल्डे लिखा गया, गोल्डस्टेन क्या करते हैं, तो गोल्डस्टेन जो है ना यह खोज करते हैं, जबकि नेमिंग जो है ना वह नेमिंग देने वाले कौन है, तो नेमिंग देने वाले रदरफोर्ड है, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज करता कौन है, तो न्यूक्लियस का भी खोजकर्ता जो है ना, खोजकर्ता किसने, तो न्यूक्लियस का खोजकर्ता जो है ना वही यही है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस जो है ना एटम के सेंटर में पाया जाता है, जो हैवी पार्टिकल होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यह बात याद रखिएगा। तो न्यूक्लियस का खोजकर्ता कौन है, तो न्यूक्लियस का खोजने वाला जो है ना वह रदरफोर्ड है। उसके बाद में प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज जो है ना वह चैडविक किया। कोड इसके लिए बना देता है सब ना कि नाच जा बेटा ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और ट से हो गया थॉमसन, ठीक है, थॉमसन जो बोलना है। प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन का मतलब रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड क्या दिए हैं, तो रदरफोर्ड जो है ना वह नेमिंग देते हैं, ठीक है। और न से हो गया न्यूट्रॉन और च से हो गया चैडविक, छाप ले, ठीक है, आपको भी छापना है तो छाप लो। समझ में आई, ईंट पर नाच, ऐसा नहीं, थ्योरी समझिए ना, एक्चुअल बात अपने आप समझ में आते जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो है ना भेदन क्षमता, भार शक्ति जो है ना वह कैसा होता है, किससे ज्यादा होता है, तो चलो तुलना देख लेता हूं, भेदन शक्ति और भार, ठीक है। नोट में लिख दो, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे, इसीलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो न्यूट्रॉन का भार ज्यादा होता है, कितना होता है बता रहे हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का भार कम होता है या प्रोटॉन से, ठीक है, समझ में आई बात, NeP। और उसके बाद में और क्या लिखेगा, भेदन क्षमता जो है ना वह किसका होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। यह हो गया भेदन क्षमता, तो लिख लीजिएगा, ये छोटा छोटा बात होता है, न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से और उसके बाद में प्रोटॉन से, ठीक है। समझ में आई बात, जिधर में इसका मुंह रहता है ना वह बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेता हूं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो छोटा पार्टिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यह जो है ना नेगेटिव चार्ज होता है
नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज का मतलब होता है आवेश, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज जो है ना यह आपका बोला गया तो चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यह सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा यूनिट कूलम होता है, फिजिक्स में पढ़ाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमने माइनस लगाया, ठीक है। इसका रिलेटिव मास लिख लो और एब्सोल्यूट मास लिख लो। रिलेटिव मास कितना होता है, तो रिलेटिव मास जो है ना किसी से रिलेट करके निकालते हैं, तो इसका रिलेटिव मास जो है ना 0.0054 होता है, लगभग जो है ना यह 0 के बराबर होता है, ठीक है, रिलेटिव मास। और दूसरा जो है आपका एब्सोल्यूट मास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सापेक्ष द्रव्यमान, ठीक है। इसको सापेक्ष द्रव्यमान बोला जाता है, द्रव्यमान, और एक अगला हो जाता है रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एब्सोल्यूट को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान, ठीक है। निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। 31 kg होता है। समझते चलो, ध्यान से समझते चलिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन करने वाले कब किए थे, 1897 में किए थे। और यह भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं है किस एग्जाम में आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया था, 1897 में किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन लपेटे, यहाँ पर दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन हम पंडित जी थोड़ी है कि लपेटेंगे, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता जो है ना वह गोल्डस्टेन है, जबकि नेमिंग देने वाले कौन है, तो नेमिंग देने वाले जो है ना वह रदरफोर्ड है। गोल्डस्टेन खोज करके चल गए थे, इनको पता ही नहीं था कि हम खोजे जो पार्टिकल है क्या। और रदरफोर्ड का है कि मेरे दोस्त यह जो है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात यह तो प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका खोजकर्ता लिख दीजिएगा, तो खोजकर्ता जो है ना वह गोल्डस्टेन लिख दिए है, और नेमिंग जो है ना वह रदरफोर्ड किए थे। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, यह पहला वस्तु पॉजिटिव चार्ज होता है। होता कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है ना वह होता है आपका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर प्लस हो गया और यहां पर देखो माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव को शो करता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव है इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगला एब्सोल्यूट मास और उसके बाद में रिलेटिव मास। एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष होता है और रिलेटिव का मतलब सापेक्ष होता है, किसी से रिलेट करते हैं। तो हम दूसरा देख, तीसरा जो भी हो, रिलेटिव मास क्या होता है, तो रिलेटिव मास जो है ना, रिलेटिव मास द्रव्यमान, तो यह जो है ना रिलेटिव मास होता है 1.0072, ठीक है। 1.0072 होता है, ठीक है, 1.0072। और उसके बाद में एटॉमिक मास यूनिट लिख लो, क्या एटॉमिक मास यूनिट, क्या, ठीक है, केजी ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, किसी भी एटम के मास को कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ एटम से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। कार्बन से ही क्यों, तो कार्बन जो है ना दोनों नेचर शो करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों को शो करता है, ठीक है। मैक्सिमम जगह तो कार्बन ही अवेलेबल है जी, ठीक है। चलिए, एक तरफ चल गया कार्बन तो हो गया कार्बनिक, और कार्बन नहीं मिला तो अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। केमिस्ट्री दो भागों में बट गई और बहुत ही एक्सपेंड हो गया, ठीक है। रिलेटिव मास हो गया। उसके बाद में एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास क्या होता है, तो एब्सोल्यूट मास जो है ना इसका होता है, प्रोटॉन है तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यह भी लगभग क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट जो है ना वह होता है किसी भी एटम के मास को कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ मास से हम लोग कंपेयर करते हैं, वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहलाता है। द मास ऑफ द एटम, the mass of the any atom is the compare from the 1/12 part of the carbon atom known as the atomic mass of unit। Are you understand? बोलिए कि किसी भी एटम के मास को हम लोग कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ एटम से क्या करते हैं, तो कंपेयर करते हैं, वही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। इसका खोज जो है ना कब हुआ था, तो लिख लो 1919 में हुआ था इसका खोज। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी जी, ठीक है। इसके समय वायसराय और थी क्या बोलता है, वायसराय पूछता है जी, और फिर क्या होता है जी, वायसराय एक हो गया किंग्सफोर्ड, जेम्स किंग्सफोर्ड, ठीक है। किंग्सफोर्ड जो है ना यह इस समय क्या था, तो वायसराय था। समझ में आ रही बात, तो हम पॉलिटिकल साइंस में यह पढ़ा दिया, नहीं तो रिवीजन करा ही रहे हैं सिलेक्शन सीरीज में, तो उसमें तो बताएंगे ही, ठीक है, शायद से बता दिए हैं। तो यह हो गया पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद में अगला लिख लीजिए न्यूट्रॉन, मिटा दें। चलिए, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताता हूं कि न्यूट्रॉन क्या होता है। तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जो है ना वह चैडविक है। जो छाप रहा है मेरे दोस्त जल्दी से छाप, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुरंत मिटा देंगे। हमारे साथ यदि पढ़ रहे हैं
तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखते चलिए, ठीक है। आदत डालिए, आदत आपको भी हो जाएगी, समझ में आई बात। तीसरा जो है ना वह न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो चैडविक है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? तो कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, अर्थात कहने का अर्थ है ना कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा? तो नेट चार्ज जो है ना वह 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका खोजकर्ता कौन है? तो चैडविक है। इसका खोज कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? तो चार्ज का मतलब होता है आवेश। आवेश कितना होता है? तो आवेश जो है ना वह 0 होता है। मास कितना होता है? मास 2 होता है, एक रिलेटिव मास हो गया, एक एब्सोल्यूट मास हो गया। बच्चा जो है ना एब्सोल्यूट मास याद करता है, रिलेटिव मास पूछ दो ना, ठीक है, हालत बिगड़ जाएगी। रिलेटिव मास बताएगा ही नहीं मैक्सिमम। तो रिलेटिव मास कितना होता है? तो रिलेटिव मास जो है ना यह होता है 1.08086, ठीक है, 1.0086। और उसके बाद में एब्सोल्यूट मास क्या होता है? तो एब्सोल्यूट मास जो है ना इसका होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो लगभग जो है ना इसका मास किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन के बराबर होता है। लगभग हम अप्रोक्स बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लेकर के छाप देना कि ना यही है, ये प्रोटॉन का जितना मास। लगभग देखो ना 1.6725 10⁻⁻27 kg यह होता है किसका? प्रोटॉन का मास। और यहाँ पर 1.6748 है, ठीक है, और वहां पर 1.6725 है, तो थोड़ा सा का तो अंतर है। इसीलिए तो हमने क्या कर दिया कि लगभग जो है ना यह बराबर है। उसके बाद में इसके ऊपर आवेश जो है ना 0 होता है। उसके बाद एक नोट में बात लिख लो। क्या लिखोगे नोट में बात? कि पूछ देता है ना कि हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन का एटॉमिक मास होता है वह कितना होता है, ठीक है। तो 1/1840 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रोटॉन का एटॉमिक मास जो है ना लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा कितना होता है। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कैसे लिखो? इलेक्ट्रॉन की तुलना में, बीपीएससी में आया हुआ सवाल है जी। इलेक्ट्रॉन की तुलना में हाइड्रोजन के प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1/1837, या कोई किताब जो है 1840 देता है, या कोई किताब जो है ना वह 1800 भी देता है। इसलिए इस पर हमको डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। ज्यादातर ऑप्शन में हम वही देखते हैं छापे हुए, समझ में आई बात। या बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यह आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए हमने बता दिया, दिमाग में बता दिया। उसके बाद में यह जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना यह अस्थाई पार्टिकल है, ठीक है। एटम का क्या है? तो अस्थाई पार्टिकल। यही ना पढ़ते हो कि यहाँ पर सेंटर में एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पर के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, उसके बाद में एन सेल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट सेल, ठीक है। इसको पेनु अल्टीमेट बोलते हैं, इसको एंटी अल्टीमेट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इसको वैलेंस सेल भी कोई बोलता है, वैलेंस सेल हो गया। इसके बाद में इसको अल्टीमेट सेल, इसको पेनु अल्टीमेट बोला जाता है। वैलेंस बोलिए या अल्टीमेट बोलिए, बात बराबर है। इसको बोला जाता है पेनु अल्टीमेट। सीबीएसई वाला खूब बोलता है अल्टीमेट, पेनु अल्टीमेट होता है। उसके बाद में यह एंटी अल्टीमेट, समझ में आई बात। यह होता है सेल का हमने नाम दे दिया। यह वैलेंस सेल बोलिए या पेनु अल्टीमेट, वैलेंस सेल या अल्टीमेट हो गया। उसके बाद में पेनु अल्टीमेट, एंटी अल्टीमेट, या यह हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है। सीधा लिखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बात खत्म, समझ में आई बात। या वैलेंस। अच्छा, कभी जो है ना इसका रेडियस वगैरह पूछ देता है कि एटॉमिक रेडियस कितना होता है, उसके बाद में न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, तो लिख ले एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ से इसकी रेडियस को हमने ए बोल दिया, यहाँ से बी बोल दिया। यह छोटा है तो यह क्या है? तो न्यूक्लियस का रेडियस, केंद्रक का त्रिज्या कितना होता है, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या, केंद्रक बोलो नाभिक बोलो, ठीक है। तो नाभिक का त्रिज्या जो है ना, नाभिक का रेडियस मतलब त्रिज्या कितना होता है? तो इसका जो है ना 10⁻⁻15 मीटर होता है। और 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी के बराबर होते हैं, ठीक है। एक फर्मी में कितना होता है? तो एक फर्मी का वैल्यू जो है ना वह 10⁻⁻15 मीटर ही होता है। और उसके बाद में दूसरा नाभिक के बाद अगला क्या लिखेगा? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कितना होता है? तो एटॉमिक रेडियस जो है ना, एटॉमिक रेडियस अर्थात एटम का रेडियस, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। और यह जो है ना 1 एमस्टोन के बराबर होता है। 1 एमस्टोन में कितना वैल्यू होता है? तो 1 एमस्टोन की वैल्यू जो है ना वह 10⁻10 होता है। मिटा दें, चलिए समझ में आ रही है बात, ठीक है। 1 घंटा आप 1.25 घंटा पढ़ करके देखिए, उसके बाद में मैक्सिमम बात को बता देंगे। बोले थे ना कि 5 से 6 क्लास हम ले लेंगे केमिस्ट्री का, और बस कंपटीशन को तोड़ने के लिए यह काफी होगा।
कोई भी बात को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने तरफ से हम बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। अब पता नहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अच्छी बात, नहीं आ रही है तो वीडियो को क्या करिए, रिकैप करके पीछे जाइए और फिर से दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए, समझ में आई बात। चलो, उसके बाद में प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब उसके बाद में अगला क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का खोज करता किसने है, यह अस्थाई है जी। सॉरी, खोजकर्ता जो है ना वह पाउली साहब क्या करते हैं, तो पाउली जो है ना, पगली नहीं, ठीक है, पाउली क्या करते हैं, न्यूट्रिनो का खोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिनो हो गया, पोजिट्रॉन हो गया, इसका खोज करता है, सब पूछ देता है पोजिट्रॉन क्या होता है, तो पोजिट्रॉन जो है ना वह एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। लिखो, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह एंटी पार्टिकल क्या होता है, तो एंटी पार्टिकल प्रतिकण इसको बोलते हैं, एंटी पार्टिकल को, ठीक है। प्रतिकण, पोजिट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रही है बात है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल, ठीक है। एंटी पार्टिकल क्या होता है, एंटी पार्टिकल जो है ना वह एंटी पार्टिकल होता है मेरे दोस्त कि जब दो पार्टिकल आपस में मिलते हैं ना, प्लस और माइनस, तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, प्रतिकण बोला जाता है। समझ में आई बात। जब दो पार्टिकल आपस में मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में मिलेगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इसी को बोला जाता है एंटी पार्टिकल, बोले तो प्रतिकण, ठीक है। चलिए, इसके बाद में पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो खोजकर्ता जो है ना वह खोजकर्ता एंडरसन है, ठीक है। एंडरसन क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो सीधा सीधी सवाल एक के बार पूछेगा ना कि बताइए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सीधा मारना है पोजिट्रॉन। और उसके बाद में न्यूट्रिनो हो गया, पोजिट्रॉन हो गया, उसके बाद और क्या लिखिएगा, बोसॉन लिख लीजिए, और एंटी न्यूट्रिनो बोसॉन हो गया। और फिर बोसॉन का खोजकर्ता कौन है, तो बोसॉन का खोजकर्ता जो है ना वह बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। बोसॉन लिख लो, बोसॉन का खोजकर्ता कौन है, तो सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस क्या करते हैं, इसका खोज करते हैं, ठीक है। खोजकर्ता कौन है इस पार्टिकल का, तो खोजकर्ता जो है ना सत्येंद्र नाथ बोस, इसको गॉड पार्टिकल के रूप में बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा ना कि एटम में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी होता है, लेकिन पता नहीं है कि क्या होता है। समझ में आई, लेकिन है, इसीलिए इसको बोल दिया गया क्या, गॉड पार्टिकल, ठीक है। चलिए, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आपका खोजकर्ता हो गया। अब हम लोग आते हैं कहां पर, तो हम अब आते हैं, हम जो भी समझिए ना, हम जो है कहां पर आते हैं, तो हम कक्षक के बढ़ा दिए, मतलब कि ऑर्बिट के बारे में पढ़ा दिए। अब ऑर्बिटल हेडिंग लगाइएगा, उसके बाद में कक्षक वगैरह, ठीक है। चलिए, मिटा दें, चलो। ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट बताए ना कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है फिक्स ऑर्बिट में। यह बात बताने वाले कौन है, तो यह बात बताने वाले जो है ना वह है आपका कौन, तो वह है आपका क्या बोलता है, बोरबारी, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग लगा लीजिएगा, कक्षा के बाद उपकक्षा। उपकक्षा क्या होता है, कक्षा के अंदर भी उपकक्षा होते हैं, ठीक है। जैसे कि सुनो, कक्षा क्या होता है, तो कक्षा जो है ना यह होता है आपका न्यूक्लियस हो गया एटम के सेंटर में, प्यार से बता रहे, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, उसके बाद में फोर्थ सेल, यही समझ में आई बात। इसके अंदर भी उपकक्षा होता है, तो कक्षा के अंदर की कक्षा के अंदर की कक्षा क्या कहलाता है, तो यह जो है ना सेल के अंदर क्या कहलाता है, सेल, यह आपका उपकक्षा कहलाता है। इसको सब सेल भी बोला जाता है, सब सेल। समझ में आई बात। इसका सब सेल, इसका खोजकर्ता जो है लिख लीजिए, खोजकर्ता जो है ना वह कौन है, तो खोजकर्ता जो है ना सोमरफील्ड, ठीक है। इसका खोज करने वाला कौन है, तो खोज करने वाला सोमरफील्ड है। इसको दर्शाते किससे है, तो डिनोट करते हैं हम लोग SPDF, ठीक है। SPDF से डिनोट करते हैं। और इसको किससे करते हैं, KLM, और M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, KLMN से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहां पर SPDF हो गया। एस के लिए क्या लिखते हैं, तो एस के लिए स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा, यह वाला एस का स्ट्रक्चर यह हो गया। उसके बाद में पी का स्ट्रक्चर देखो, पी का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पी का स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर डंबल, ठीक है, एक डंबल बन गया ना, SP हो गया। उसके बाद में डी के लिए देखो, डी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डमरू, 2 डमरू, और यहाँ पर 3 4 हो गया। उसके बाद में SPD,
और एफ के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, तो एफ के लिए स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और 3D फिगर है तो ऐसे हम कहेंगे कि देखो हमारा पीठ दिख रहा है, और ऐसे करके घुमाएंगे 3D में तभी ना दिखेगा यह वाला, इसीलिए जो है ना यहाँ पर 5 करने के लिए यह किया जाता है। स्ट्रक्चर समझिए ना इसका, यह तरह से क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। SPDF, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड अप कितना होता है, तो सुनो एस में जो है ना ऐसे SPDF है, SPDF है, एस में जो है ना 2 होता है, इसमें 6 होता है, 10 होता है और 14 होता है। कैसे करिएगा, तो यहाँ पर हमेशा जो है ना +4 होते जाएगा, +4 जो है ना इसमें होते गया। तो एस में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरेगा, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में 10 जाएगा और एफ में 14 जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे सुनो इसका स्ट्रक्चर और बनाए, एस हो गया तो एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, ठीक है। पी, तो पी में जाने के लिए क्या करेंगे, 2 हो जाएगा और पी के लिए 8 हो जाएगा। उसके बाद में एस पी डी, डी में क्या हो जाएगा, तो एस पी, यहाँ पर एस आ जाएगा और पी दोनों आ जाएगा तो 2 होगा, उसके बाद में 2 और यहाँ पर 8 होगा और उसके बाद में डी का कितना होता है, 18 होता है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में देखो एफ के लिए कितना होगा, यह पूरा 2 2 8, उसके बाद में 18 और 32। समझ में आई बात। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होता है। तो एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएगा, तो एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वह आपका 2 जाएगा, पी में 6 जाएगा, डी में 10 जाएगा और एफ में 14 जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो SPDF है, ठीक है, SPDF है, इस तरह से समझ में आई। SPDF याद रखिएगा, इसको छोड़ो ना, अभी इसको जरूरत भी हमको नहीं है, जो जरूरत है उसी को क्या करना है बता रहे हैं। इतना समझ में आई बात। आपको कंफ्यूजन में भी तो नहीं ना डालना है। SPDF 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया। तो पूछेगा कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 जाएगा, उसके बाद में 6 जाएगा, 10 जाएगा और 14 जाएगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन में बात लिखोगे नोट में, ठीक है। तो एक्सेप्शन में डाल करके लिख लीजिएगा कि डी में जो है ना क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम, और आधे से 1 इलेक्ट्रॉन कम कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि 9 हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और आधा करके घटाएंगे तो 10 का आधा 5 और 1 घटा करके 4, 9 तथा 4 तथा 4 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में नहीं जाएगा, ठीक है, डी ब्लॉक में नहीं आएगा। समझ में आई बात। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जी, नहीं आएगा, पहला बात। और दूसरा बात लिख लीजिए एफ में क्या, तो 1 घटा करके यहाँ पर भी तो 13 हो गया, तथा उसके बाद में इसका आधा करके 1 घटा, 14 का आधा 7, 1 घटा दो 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वह एफ ब्लॉक में नहीं आएगा, एफ ब्लॉक में नहीं आएगा। समझ में आई बात। उसके बाद में देखो इसका हम बताते हैं यूज, अभी जब क्वांटम नंबर बताएंगे ना तभी समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो यह कक्षा हो गया, उप कक्षा हो गया। उसके बाद में कक्षक, कक्षक इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल जो है ना मेरे दोस्त, ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमता है, गोले गोले, ठीक है, समझ में आई बात। इलेक्ट्रॉन गोले गोले घूमता है, तो जब गोल गोल घूमता है ना तो एक बादल की तरह इलेक्ट्रॉन दिखने लगता है कि बादल बन गया, और इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाना ही क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है, ठीक है। समझ में आई बात। अर्थात सीधा सीधी बात बोले ना तो कक्षक की संख्या जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होते हैं उसकी आधी होती है। यह देने वाले कौन है, तो हुंड, ठीक है। हुंड साहब क्या कहे थे, यह बात को बताए थे, लिख लो। कक्षक, इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाना, इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाना, किसके कहां बादल बन जाना जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाना कहां पर, तो यह कक्षक के बाहर। जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा ना तो कक्षक के बाहर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। समझ में आई बात। और इसकी संख्या लिख लो ना कि ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल की संख्या जो है ना इलेक्ट्रॉन का फील्ड अप की आधी होती है, ठीक है। ऑर्बिटल की संख्या कैसे हम बता रहे हैं, चिंता नहीं करने का। ऑर्बिटल की संख्या क्या होती है, तो ऑर्बिटल की संख्या इलेक्ट्रॉन के फील्ड अप का, इलेक्ट्रॉन के फील्ड अप का आधी होती है, फील्ड अप की आधी होती है। आधी बोले तो 1/2 होती है, ठीक है, आधी, ठीक है। समझ में आई बात। शांति नाम की गर्ल्स थी और हमारे जीवन में आकर के अशांति बना करके चली गई। समझ रहे हो बात। नाम शांति होता है और शांति नहीं अशांति करके चली गई। समझ में आ रही है, बोलो। जब तुम्हारी यादें सताती है, चुपके चुपके दिल ए रोती है, ऐसा नहीं जी, ध्यान से समझिए बात। याद सताना ही यूपीएससी का। सुनो, इलेक्ट्रॉन का बादल बन जाना, कक्षक के बाहर इलेक्ट्रॉन में। ऑर्बिटल की संख्या इलेक्ट्रॉन के फील्ड अप की आधी होती है। इसका खोज करता जो है ना किसने दिया, तो खोज करता जो है ना वह हुंड साहब क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। हुंड साहब क्या करते हैं, देते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब हम क्या बताते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना वह फील्ड अप होते हैं। चलो मिटा दे, चलिए। समझ में आई, अच्छी बात, नहीं आई
फिर भी अच्छी बात, ठीक है। चलिए नहीं आया, देखो अगर मान के चलो इतना नहीं आया तो क्या हो जाएगा जी, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, फिर भी बन जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे बनेगा, जरूरी थोड़ी है कि सभी समझ में आ ही जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होता था क्लास में ना कि सर पढ़ा करके चल जाते थे तो सभी समझ में आती थी, और जब घरे रिवीजन करे बैठो ना तो सब नया नया टॉपिक दिखाई देती थी। समझ में आई बात? तो देखो नया नहीं दिखेगा, हम क्वेश्चन इस पर करवाते हैं, अपने आप जो है ना प्रैक्टिस होगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या हमने बोला। यह सब बात, ये सब तो कहानी बता दिए केमिस्ट्री का। चलो जैसे कि सुनो, इतना तो मेरे दोस्त जानिए गया कि SPDF में S में 2 जाएगा, इसमें 6 जाएगा, एकरा में 10 जाएगा, एकरा में 14 जाएगा, ठीक है। यही ना आपका सब सेल का हो गया, सब सेल। उसके बाद में अब सुनो, और बाइटल में कैसे बनाएंगे हम, क्या तो कक्षक कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सुनो, S के लिए कक्षा, यहां पर S हो गया, S क्या है 10, S जो है ना यह हो गया आपका उपकक्षा, उपकक्षा हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा क्या कक्षा, कक्षा, ठीक है। कक्षा क्या है तो K यहां पर, उसके बाद में L M N हो गया, ठीक है। अच्छा इतना समझ में आई बात। कक्षा K L M N, K में कई गो जाता है जी 2 गो, इसमें 8 गो, इसमें 18 गो और इसमें 32 गो, यही ना। तो S में कितना जाएगा, तो इसमें देखो यहां पर लिख दे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है ना L में 8, इसके M में 18 और N में 32, ठीक है। अब यहां पर देखो S नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होगा, इसमें 2 गो, फिर उसके बाद में P D F है। यह बात बताए है ना बोर्ड वाली कि K में 2 जाएगा इलेक्ट्रॉन, L में 8 जाएगा, M में 18 जाएगा, N में 32 जाएगा, वही बात को लिख दिया। उपकक्षा के लिए देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 4 जोड़ेंगे 6, 4 जोड़ेंगे 10 और यहां पर 14, ठीक है। उसके बाद में कक्षक के लिए देखो कक्षक, उपकक्षक कक्षक, ठीक है। कक्षक कैसे बनेगा, तो कक्षक जो है ना ऑर्बिटल, यहां पर 2 गो है ना तो आधा करके बॉक्स बना, वही तो बात बोले हैं कि बॉक्स जो है ना वह कैसा बनेगा, तो बॉक्स हमेशा इलेक्ट्रॉन का आधा बनेगा, ठीक है। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड अप हो रहा है तो 1 गो बॉक्स बना दीजिए, यहां पर बनाए ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। उसके बाद में 6, तो बॉक्स कै गो बनाएंगे, 3 गो बॉक्स बनाएंगे, 1 2, उसके बाद में 3, एकदम प्यार से बता रहे हैं जी। उसके बाद में देखो यहां पर 10 है तो 5 बॉक्स बनाओ, कैसे बनाता है सब यहां पर ऐसे, ठीक है। 3 साथ में 5 बॉक्स बनाओ, 1 2 3, यहां पर 4 और 5 बॉक्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद में देखो 14, तो 14 कैसे बॉक्स बनेगा, तो 14 के लिए आधा बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो ना हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आई बात। कक्षा कैसे बनेगा, तो इसका आधा करके बनना है, ठीक है। इसका क्या होना है, तो इसको आधा करके बनाना है, 1/2 करके बनाना है। कहे तो कि सब सेल इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल बोलिए, समझ में आई बात। ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, तो सब सेल इंटू 1/2, सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 गो और 1/2 से इंटू कर दो तो 1, ठीक है। यह ना लिखे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड अप होगा, तो इसमें 2 गो है तो पहले 1 और फिर उसके बाद में 2, इसमें कई गो 6 फिल करता है। तो हुंड साहब ने बताया क्या ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड अप करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन करके क्या कर दो, सबको दे दो और उसके बाद में बचता है ना तब दोहरिया दो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, 3 हो गया, कई गो बना दिए हैं जी, 3 गो ना बॉक्स बनेगा, ये कई गो बन गया, यहां पर 3 गो बॉक्स बनेगा, 1 2 और उसके बाद में 3, ठीक है। अब करो फील्ड अप इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3, ठीक है। यहां पर चौथा घुमा करके 4 5 6, ऐसा नहीं कि ऐसा ही भर देना है, ठीक है। इसको पलट करके भरना होता है, या हुंड साहब कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। इसमें देखो 10 है तो 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, फिर देखो 6 7 8 9 10, इसमें 14 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। गिनती आती है ना जी। तो इस तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका फील्ड अप हो गया। जैसे मान के चलो कि कोई ऐसे करके इलेक्ट्रॉन फील्ड अप कर रहा है, 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, गलत है, ठीक है। समझ में आई बात। यहां से 1 2 3, तो सही क्या होगा, यह वाला उठा करके यहां डालिए, ठीक है। अच्छा मान के चलो कोई ऐसे कर देता है,
यह सब गलत है, ठीक है। जो विधि बतला रहे रूल वही क्या है आपका करेक्ट है, समझ में आई बात, यह सब करेक्ट है। तो कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है, मिटा दे इसको। चलिए अब क्या बताना है आपका, तो अब बताना है हमको कि आफ बाउ नियम, ठीक है, आफ बाउ का नियम मिटा रहे। चलो यह बात समझ में आ गई, बोलिए। आफ बाउ का नियम हम करा रहे हैं रिवीजन, ना कि पढ़ा रहे हैं फाउंडेशन। फिर भी जो है ना अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जो है ना समझ में आपको कंप्लीटली आ जाए, और जिस भाई को नहीं आता है वो फाउंडेशन जा करके देखे। यह तो हम सीरीज इसलिए चला रहे हैं ना कि जो पढ़ लिया है ना उसको रिवीजन क्या करने में, रिवीजन करने में क्या मिले, मदद मिले। समझ में आई बात, बोलो। रिवीजन करने में मदद मिलेगा, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगी। जो यहाँ पर सीधे आ जाएगा तो समझ में तो आएगा ही, पढ़ करके यदि आएगा तो, और नहीं तो कुछ बात आएगी कुछ बात नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। उसके बाद में अगला क्या लगाइएगा हेडिंग, तो अगला लगा लीजिए आफ बाउ नियम, आफ बाउ, ठीक है। आफ बाउ रूल, आफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नहीं है जी नाम, ठीक है। आफ बाउ का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। आफ बाउ का मतलब होता है अरेंजमेंट। एक बार सवाल पूछा था कि निम्न में से किसका साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, तो आफ बाउ साइंटिस्ट का कोई नाम नहीं है। आफ बाउ जो है ना वह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट, जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा की शब्द, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ जर्मन। यह जर्मन भाषा की क्या है जी, तो शब्द है क्या, अरेंजमेंट, आफ बाउ। इस आफ बाउ ने कैसे बताया था, तो देखो यहां पर यदि आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपको क्वांटम नंबर भी निकालने आ जाएगा, नहीं तो क्वांटम नंबर हिलेगा भी नहीं। देख लो कैसे निकालना है आफ बाउ। तो यहां पर देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ठीक है। यहां से p s के बाद p, तो 2p 3p, ध्यान से समझते चलो, 4p, उसके बाद में 5p, और यहाँ पर 6p। ये सब पढ़ाने के लिए बच्चा के लिए, समझ रहे, सब बच्चा वाला कहानी है जी। यहाँ से 3d हो गया, यहाँ से 4d हो गया। शुरुआत में लिखे हैं ना देख करके कि ठोस में ठोस का मिक्सचर, ले सर जी भुला गए एग्जाम्पल, मेरे दोस्त आपके लिए बताए हैं, ठीक है। कभी कभार सवाल पूछ देता है 3d 4d, उसके बाद में 5d, और उसके बाद में 6d। जिंदगी से कभी भी मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। और जिंदगी से कह देना कि ऐ जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि मैं अभी झाड़ा नहीं हूं, ठीक है। जब जागा तब सवेरा, ठीक है। चलिए 2p 3d, उसके बाद में 4f, यहाँ पर 5f और 6f। देखो कैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होगा, डायगोनली 1 2, ठीक है, 3 4, इस तरह से डायगोनली जो है ना क्या होता है, फील्ड अप होता है, ठीक है। चलिए तो 2p 3p, यहां से देखो यह वाला जो है इस तरह से डायगोनली क्या करता है, चलता है। समझ में आ रही है ना, बोलो। नहीं आ रही है तो रिकअप करके पीछे जाइएगा जी, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम जो है बस आगे बढ़ा रहे हैं काम को, ठीक है। इतना ही से काम हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होगा। अब देखो अरेंजमेंट कैसे करना है, जैसे मान के चलो, ठीक है, एटॉमिक नंबर वगैरह याद है ना, एटॉमिक नंबर शायद से ना पढ़ाए, ठीक है, आगे इसके बता देते हैं कि पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ाए हैं तो पढ़ा देंगे, ठीक है। समझ में आई बात, हम करा देते हैं रिवीजन इसमें भी। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना कि कितना प्रोटॉन है, उसी को हम लोग बोलते हैं, एटम के सेंटर में कितना प्रोटॉन है उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अर्थात एटम के सेंटर में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते हैं, समझ में आई बात, वाई डू नॉट काउंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट काउंटिंग ऑलवेज प्रोटॉन इन एटॉमिक नंबर, ठीक है। व्हाट इज रीजन, रीजन क्या है, तो इसलिए ना क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बदलती ना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता है और प्रोटॉन को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए कम से कम तो 20-22 तक तो याद रहना चाहिए जी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना, टोटल 118 एलिमेंट है जिसमें से क्या है 91 को मेटल है, कोई कहता है 92 को, 91 जो है समझ में आएगा, 91 ही सही है। सुनो उसके बाद में 27 को नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम कोबाल्ट आयरन निकेल कॉपर जस्ता, ठीक है, सस्ता, ठीक है, जिंक 30 को हमने बोल दिया। समझ में आई बात, तो चलो हम निकालते हैं किसका, तो जिसका कहोगे सोडियम का निकाले, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 के लिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो सुनो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 1s उठाओ,
उसके बाद में 2s उठाओ, यहां से हम लिखता हूं, ऐसे हट जाता हूं, 1s 2s, उसके बाद में देखो 2p हो गया 2p, उसके बाद में 3s हो गया, और जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गो, s में 2 गो, p में 6 गो, तो गिनेंगे भी ना जी, 2 2 4 6 10, अब 11 तक जाना है तो s में 1, वैसा ना कि 2 डाल दीजिए सर, आप तो बताए थे 2 गो, हमारे साथ अति काहे कर रहे हैं कि 1 गो डाल करके, 11 ही तक जाना है तो 12 कहां से जाइएगा। समझ में आई बात। मान के चलिए कि आपको पटना जानी है तो पटना ही ना उतरिएगा जी, उसके आगे जाने की जरूरत क्या है, बोलिए। तो हमारा 11 हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के चलो कि हमको निकालना है सल्फर का, तो सल्फर का क्या होता है 16 होता है, इसको निकालो 1s 2s 2p 3s, और यहां पर देखो 3p, जरूरत पड़ेगा तो और आगे लिखेंगे, तो यहां पर हो गया 2 2 6 2, और यहां पर 6 गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, हमको चाहिए 16 तक, तो यहां पर 4 हो जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 4 16, यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब सुनो, अब क्या निकालना है क्रोमियम 23 क्रोमियम, क्रोमियम से क्रोम याद रखो ना, और क्रोम जो है ना, क्रोमियम 23 नहीं होता है 24, वेरी सॉरी, ठीक है, वेनेडियम 23 होता है, क्रोमियम जो है ना वह कितना होता है तो 24। अब इसका थोड़ा सा चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वह निकालते हैं। अच्छा ट्रिक बता रहे थे ना, क्रोमियम से क्रोम याद रखो, और क्रोम जो है ना वह 24 घंटा क्या होता है अवेलेबल होता है, आपको गूगल पर सर्च करने के लिए आंसर वगैरह, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो क्रोमियम जो है ना वह क्या होता है 24 घंटा अवेलेबल होता है, तो निकाल दो 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद में देखो 3s 3p 4s, यहां पर 4s हो गया, उसके बाद में फिर 3d में जाएंगे, 3d, चलो करता हूं, 2 हो गया 2 हो गया 6 हो गया 2 हो गया 6 हो गया 2 हो गया, गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 22, 20 ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और डी में हो गया 4, हो गया गड़बड़, ठीक है, यहीं पर हो गई गड़बड़, क्या हो गया गड़बड़, तो सुनो गड़बड़ हो गया ना कि हमने बताया है, ठीक है, हमने बताया है कि डी में जो है ना वह 4 इलेक्ट्रॉन ना जाएगा और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और एफ में जो है ना वह आपका 6 इलेक्ट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन का भी फील्ड अप नहीं होगा, तो डी कहेगा कि मेरे भाई हम जो है ना वह अनस्टेबल है, हमको स्टेबल चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन हम रख ही नहीं पाएंगे, तो एस से कहेगा कि मदद मांगेगा, बगले वाला से ना मदद मांगेगा जी। समझ में आई बात। यदि आपको कुछ होगा, ठीक है, तो आसपास में रह रहे लोगों को ही ना बताइएगा कि जाइएगा डॉक्टर को पहले बताने, जैसे मान के चलिए कि आप गिर गए तो आसपास के लोग ही उठा करके ले जाएगा, तो या पड़ोसी को जस्ट जो है ना उठा करके, मतलब पड़ोसी को जस्ट बोलेगा, एस को बोलेगा। हम कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी, फिर सो रहेगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौड़ आएगा, ठीक है, समझ में आई बात, दौड़ आया तभी तो मदद करने आया। सुनो, तो एस कहेगा ना कि हमारा तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, और नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन, डी कहेगा ना कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, नहीं तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाए, तो कहेगा ना कि भाई मेरे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहने की शक्ति है, 3 कहां से लेंगे, एस में तो 2 ही जाएगा, तो कहेगा कि हम ले नहीं सकते हैं, 2 तो हमारा ऑलरेडी है, हम दे सकते हैं, तो ठीक है यहां पर दे दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन एस क्या करेगा, इसको दे देगा, और अब बन जाएगा यहां पर क्या, तो 4s 1 और 3d 5 हो जाएगा। समझ में आई बात। एक्सेप्शन वाला एगो दिखा दिए, आप कॉपर लेकर के खेल लीजिएगा 29, ठीक है, कॉपर लेकर के खेल लीजिएगा 29, समझ में आई बात। बोलो तो डी में कितना जाएगा, तो देखो यहां पर हो गया आपका 20, और यहां पर करेंगे क्या डी में, तो 3d में करेंगे 9 29, ठीक है, तो डी में हमने क्या बताया है 9 नहीं होगा, और यहां पर देखो 4s2 रहेगा, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहां 4s1 हो जाएगा और 3d 10 हो जाएगा, बाकी सब डिट्टो छाप देना कॉपर में। समझ में आ रही है बात, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी बतलाता है तो क्वांटम नंबर ही बतलाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी कौन बतलाता है, तो क्वांटम नंबर बतलाता है। मिटा दे, चलिए मिटा दे, समझ में आ रही है बात, आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलो क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, बच्चों का खेल होता है क्वांटम नंबर निकालना, क्वांटम नंबर निकालना और बच्चों के साथ मस्ती करना, खेलना, दोनों एक के है जी, ठीक है, और ढेर को यहाँ पर समझ में नहीं आता है, और केमिकल बॉन्डिंग में जाएगा तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सब कहेगा कि क्या होने लगा, लोन पेयर, ठीक है, पोलर, नॉन पोलर, हम बताएंगे ना स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तीसरा लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। चलिए अब हमको बताना है क्या, तो अब हमको बताना है क्या, क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम
नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? तो क्वांटम नंबर जो है ना वह होता है आपका इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी कौन बतलाता है? तो क्वांटम नंबर बतलाता है। ठीक है, क्वांटम नंबर से क्या पता चलती है? इलेक्ट्रॉन की सटीक दिशा, डायरेक्शन सब पता चल जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी किससे? तो इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी जो है ना, इलेक्ट्रॉन की सटीक जानकारी क्वांटम नंबर से। सटीक जानकारी कौन देता है? तो क्वांटम नंबर देता है। पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। यह जो है ना 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर। पहला हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हिंदी में कैसे लिखे जी, इसको सोचे पड़ेगा तब तो। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में पहला हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद में दूसरा लिख लो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद में तीसरा लिख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा लिख लीजिए स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। जय श्री राम। ठीक है, याद है। सुनो, एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगुषित क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगुषित जो भी हिंदी है, यदि हिंदी में गलतियां होती है तो हाथ जोड़ करके माफी चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगुषित क्वांटम संख्या। ठीक है, उसके बाद में अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और स्पिन क्वांटम नंबर को क्या होता है? जो भी हो स्पिन क्वांटम नंबर का हिंदी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यह डायरेक्शन को दर्शाता है। हम पूरा अर्थ बता देते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा कहानी बता देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का आप हिंदी देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? यह जो है ना सुनो, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी को दर्शाता है और एनर्जी को दर्शाता है। ठीक है, कि कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी कम है। ठीक है, तो यह जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोट जो है ना वह n से करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट n से करते हैं। यह करता क्या है ना, तो इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बतलाता है। नाभिक, नाभिक मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर, केंद्रक। समझ में आ रही है बात? एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, एटम के नाभिक में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन, नाभिक बोला है जी, नाभिक नहीं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है? तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है ना वह आपका दर्शाता है कौन? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके बाद में और क्या लिखिएगा? तो एनर्जी को दर्शाता है। एनर्जी, एनर्जी बोले तो ऊर्जा को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, ऊर्जा को दर्शाता है। ऊर्जा को कैसे दर्शाएगा? तो सुनो, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया। फर्स्ट सेल बोलते हैं इसको एंटी अल्टीमेट बोलते हैं, पेनु अल्टीमेट बोलते हैं, और लास्ट वाला को वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच जाते हैं ना वह किसी के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, या शेयर कर लेता है, या तो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले लेगा, इसी से क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, वही तो वैलेंसी कहलाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिट का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो भी छोड़ करके लास्ट वाला सेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, लास्ट वाला सेल को छोड़ दो, जितना सारे इलेक्ट्रॉन हो जो पहले का बचता है ना, 1 2 3, ठीक है, तो यह तीनों का जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना वह क्या हो जाता है आपका? तो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाता है। समझ में आई बात? बोलिए, तो अभी बात बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। यह के सेल मान लो और यहाँ पर हम मान लेते हैं के एल एम सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसके पास ज्यादा होगा? तो यहाँ पर इसके पास ज्यादा होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है ना, अभी बताए हैं ना कि बोरबारी साहब क्या कहे थे कि न्यूक्लियस से जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा ना तो वह एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी को गेन क्यों करेगा? क्योंकि ताकि जो है ना वह अस्टेबल हो सके। अस्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी को गेन करता है, तभी जाकर के यह अस्टेबल हो पाता है। तो जैसे जैसे दूर जाएगा ना वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन पकड़ने की क्षमता, ठीक है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन की क्षमता किसके पास ज्यादा है? तो यहाँ पर फर्स्ट वाला में जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, ठीक है, उतना ही न्यूक्लियस जो है ना कस के खींचेगा। समझ में आएगा? तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना यहाँ पर ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पर जो है ना आपका डिस्टेंस ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो यह क्या दर्शाता है? तो न्यूक्लियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को दर्शाता है, उसके बाद में एनर्जी को दर्शाता है। ठीक है, इसको एन से डिनोट करते हैं और एन का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट करते जाओ। ठीक है, 1 2 3 4, अर्थात कहने का अर्थ है ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना कभी जीरो नहीं होता है। नेवर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जीरो। ठीक है, समझ में आई बात? कभी भी क्वांटम संख्या जो है ना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वह जीरो नहीं होगा। हम क्वांटम नहीं बोल रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं। ठीक है,
समझ में आ रही है बात। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नोट में लिख लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जो है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कक्षा की भी जानकारी मिलती है जी। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी एनर्जी को दर्शाता है, तथा साथ साथ जो है ना कक्षा को दर्शाता है, कक्षा को दर्शाता है, ठीक है। सीधा टीचर एक बताता है कि बेटा रख ले, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका क्या, तो यह हो जाएगा ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिट, सबसेल, ऑर्बिटल और दिशा, खत्म कहानी। 4 गो क्वांटम नंबर। पहिल का कहेगा ना कि ऑर्बिट, दूसरा हो जाएगा सबसेल मतलब सब ऑर्बिट, पहिल का कक्षक, उप कक्षा, पहला हो गया आपका कक्षक, कक्षा, कक्षक अलग होता है, कक्षा, उप कक्षा, कक्षक और दिशा, 4 गो क्वांटम नंबर आ गया ना, मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और उसके बाद में आपका दिशा, डायरेक्शन, ठीक है। यह 4 क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को दर्शाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल या सब ऑर्बिट को बोल सकते हैं, दर्शाता है। उसके बाद में आपका अगला आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या ऑर्बिटल को दर्शाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना वह डायरेक्शन को दर्शाता है। तो बोलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहाँ पर समझाते चलते हैं। एनडीए में यहाँ से पूछ दिया था कि ठीक है, पूछा था क्या ना कि किस क्वांटम नंबर से पता चलती है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, बताओ। तो यह आपका किससे पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिए, ठीक है। चलिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना यह उप कक्षा को दर्शाता है, उप कक्षा को दर्शाता है, ठीक है। उप कक्षा को क्या करता है? दर्शाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और एल का वैल्यू 0 1 2 3 होगा, ठीक है। 0 1 2 3 यहां से 0 से स्टार्ट होती है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 2 3 4 यह होता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना यह कक्षा हो गया, उप कक्षा हो गया, और यह कक्षक को दर्शाता है, ठीक है। कक्षक, कक्षक को दर्शाता है, कक्षक को दर्शाता है। अब यह कैसे बनाइएगा? कक्षक को दर्शाता है, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो एम से डिनोट करते हैं। जैसे इसके लिए सुनो, यह बॉक्स बनाए तो 3 गो बॉक्स है मान के चलो, तो यहां पर लिखिए क्या 0, और इधर जाइएगा ना तो +1 करिएगा, और इधर जाइएगा तो -1 करिएगा, अर्थात -L से लेकर के यह +L तक क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। अच्छा, प्लस माइनस लिखना जरूरी है? तो हाँ, यह लिखना जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर 1 है कि 2 है। 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इसीलिए माइनस, यहाँ से माइनस हो गया और इधर आएगा तो -2 -3 -4 मिडिल संख्या मान करके, और बस काम कर देना है। अभी बता रहे हैं क्वेश्चन पर क्वांटम कैसे निकालेंगे, अभी समझते चले। कक्षक को दर्शाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? यह दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। कौन? तो दिशा को दर्शाने वाला जो है ना यह आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। यदि सुनो, यदि दिशा जो है ना इस तरह से है, प्लस ऊपर की तरफ, तो +1/2 लिखना है, और दिशा इस तरह से नीचा है तो -1/2 लिखना है। समझ में आ रही है बात? चलो क्वांटम नंबर निकाल करके दिखाते हैं, तभी जाकर के क्या होगी आपको समझ में आएगी, नहीं तो बाउंस कर गया, हम समझ रहे हैं, ठीक है। इतना बात बोले, इतना तो समझ में आ ही गया कि कक्षा को दर्शाएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उप कक्षा को दर्शाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दर्शाएगा कक्षक को, और स्पिन क्वांटम नंबर दर्शाएगा डायरेक्शन को, ठीक है। अब लेकिन क्वांटम नंबर निकालते कैसे है सुनो, बताते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा मेरे दोस्त। जिसको यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालने आएगा ना, उससे क्वांटम नंबर नहीं निकलेगी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जस्ट बताए हैं अफवाह के नियम से, ठीक है। चलिए अब देखो क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। क्वांटम नंबर निकालने का तरीका देखिए, ध्यान से समझते चलिए। आए हैं तो सीख करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करने वगैरह नहीं, ठीक है। आए हैं तो सीखिए, सीखने की कला होनी चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ध्यान से समझते चलो, और नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठोगे ना जी, तो जिसको कुछ जानकारी नहीं वो हुआ करके अपने आप को विद्वानता दिखाने चलेगा, ठीक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जन्म हुआ, पंडित भया ना कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, सब अपने आप को विद्वाने दिखाने में हैरान है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं करना है। यदि हाँ मानते हैं, यदि आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है, जो जानकार नहीं है उसके सामने मतलब वैसे ही नहीं अटपटाते रहना है। समझ में आई बात? अनाहुत पर विसति अपृष्टो बहुभास्ते विश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेतन आराधन। समझ में आ रही बात ना, कि अनाहुत पर विसति जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता, पृष्ठो बहुभास्ते जो बिना कुछ बोले हुए भासते रहता, मतलब कि बोल बाल करते रहता है, ठीक है। हम ये है वो है ले, और उसके बाद में अविश्वस्ते विश्वस्ति जो अविश्वसनीय पे विश्वास करता है, मूढ़ चेतन आराधन, उसे मूर्ख कहा गया है, इसीलिए बोलना ही नहीं है। समझ में आई बात?
बोलिए, ध्यान से समझते चलो, क्योंकि एक अधिकारी और एक कर्मचारी में फिर अंतर ही क्या रहेगा जी, समझ में आ रही है? बोलिए, चलो देखो, हमको बताना है क्वांटम नंबर, ना कि हमको कहानी बतलाना है। दुनिया बहुत अच्छी है, हम क्यों बोलेंगे कि खराब है, लेकिन यहाँ पर तो भगवान से भी दुखी है, तो आदमी से दूर की बात है, दुखी रहना यह लाजमी बनता ही है। चलिए, क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं? तो सोडियम, जैसे मान के चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब पूछ देगा ना कि सोडियम के 9वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या बताओ क्या होगा, ले ठीक है। सोडियम के यहाँ पर सोडियम के 11, सोडियम कैसे लिखो, सोडियम के नौवा इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताओ, क्वांटम नंबर बताओ, ठीक है। तो इसका सबसे पहले निकालने के लिए, क्वांटम नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो क्वांटम नंबर निकालने के लिए जो है ना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम के लिए 1s 2s 2p 3s 3p, हमको तो याद हो गया जी पढ़ाते पढ़ाते। 1s 2s यहां से देखो ना, उसके बाद में 2p हो गया, इसके बाद में 3s हो गया, यहाँ पर 3p हो गया, ठीक है। चलो, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, ऐसा हम नहीं सोमरफील्ड बोले थे, ठीक है। एसपीडीएफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, यही बात अभी बताए है ना, समझ में आ रही है? बोलो, तो एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 अच्छा 10 1 11, पी की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब सुनो, अब हमको निकालना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है? कक्षा को, कक्षा मतलब कि सेल को, कक्षा को दर्शाता है, लिख दिया। तो कक्षा नौमा, हमको नौमा निकालना है। तो देखो 2 और 2 4, 4 से पहले तो 9 आएगा ही नहीं, इतना तो कन्फर्म है ना जी कि 4 से पहले थोड़ी 9 आने वाला है। बोलो, 4 से बाद ना 9 आएगा, तो 4 और उसके बाद में 4 और 6 10 और 10 से पहले 9 आएगा, अर्थात 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 यहीं तक होगा। उसके बाद 10वां में यह गया होगा, तो 9वां हमको चाहिए। तो 2p का मतलब समझते हो क्या होता है? सॉरी, वेरी सॉरी, 2p का मतलब समझते हो? तो 2 जो है ना, वह किसको दर्शा रहा है? वह कक्षा को दर्शा रहा है, दूसरा कक्षा को दर्शा रहा है। तो n के वैल्यू प्यार से लिख देंगे 2, उसके बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा को दर्शाता है, एसपीडीएफ में कौन सा? तो देखो क्या है, पी लिख दिया, कोई दिक्कत? बोलिए, एकदम प्यार से समझ लो, ठीक है। बेखुदी मेरी दिल पे ऐसी छाई, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहो और समझते चलते रहो कैसे क्वांटम निकालेंगे। एसपी, उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से डिनोट करते हैं। यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है ना आपका ऑर्बिटल को दर्शाता है, कक्षा को दर्शाता है। तो पी आ गया, तो पी में कई इलेक्ट्रॉन जाता है? बताओ, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वह होता है 6 गो, एसपीडीएफ। अरे भाई, एसपीडीएफ बोलो, तो एस में हो गया 2, यहां पर 6, यहां पर 10 और यहां पर 14, यही ना बात बता रहे। तो एसपीडीएफ यह क्या दर्शाएगा? कक्षक को दर्शाएगा। तो कै गो कक्षक बनेगा पी के लिए बताओ? तो पी के लिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, तो 3 कक्षक बनेगा ना, 1 2 3 बना दिए, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। अब समझते चलो कैसे दिशा जाएगा। यहाँ पर 2 हो गया, यह पी हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट हमको थोड़ी लिखना है, क्वांटम नंबर में नंबर लिखना पड़ता है। तो पी के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे? तो सुनो, यहां पर हमको बनाना था, ऊपर बन गया। पी के लिए क्या लिखेंगे? तो पी के लिए हमको नंबर लिखना है कि पी के लिए कितना होगा। तो यहां पर याद है, अभी जस्ट बताए हैं कि ऑर्बिट के लिए मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एन का वैल्यू 1 2 3 4 होगा। यह के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। उसके बाद में सबसेल के लिए क्या था? एन एल सबसेल, एल का वैल्यू 0 1 2, फिर यह हो गया आपका एस पी डी एफ है, ठीक है। अर्थात पी है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बीच वाला को चुनो, तो यहाँ बीच वाला हो गया ना 0, इधर जाएंगे तो +1, इधर आएंगे तो -1, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर हमको 9वां इलेक्ट्रॉन को फिल्डअप करना है। चौथा क्या है? तो डायरेक्शन मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब +1/2 की -1/2, चलो देखता हूं 9वां इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्डअप करिएगा। तो सुनो, 2 2 4, तो यहाँ पर 5 6
7 8 9, यही ना आया 9, तो 0 पर आया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और यहां पर देखो यह नीचे में आया है तो इसकी वैल्यू -1/2, तो अर्थात क्वांटम नंबर क्या निकल गया, तो क्वांटम नंबर 2 1, उसके बाद में +1 नहीं, इस पर आया है ना जी, तो 0 0 हो गया, उसके बाद में फिर क्या हो गया -1/2 हो गया। समझ में आई बात। तो यह आ गया क्या आपका क्वांटम नंबर सोडियम के 9वां इलेक्ट्रॉन का 2 1 0 -1/2। समझ में आई कि बाउंस कर गया। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल लेकर के बताते हैं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक थोड़ी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बोलिए अब दूसरा हम बना करके दिखाए। जैसे सुनो, अब इसी में कोई कह दिया कि बताओ एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम के 12वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पाउली शायद एक बात बताए थे कि सभी क्वांटम नंबर का मान जो है ना बराबर नहीं होगा। हो सकता है कि प्रिंसिपल एजीमुथल और मैग्नेटिक बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपका स्पिन क्वांटम नंबर की डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे ही एगो बढ़ेगा ना जी, एगो ऊपर एगो नीचे, सीधे डायरेक्शन बदलेगा, +1/2 हो से -1/2 हो जाएगा। तो चारों बराबर नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 हो सकता है, लेकिन चारों बराबर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पाउली थ्योरी, ठीक है। ऑल द क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटम नंबर सेम कितना होगा, तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो है ना आपका 3 हो सकता है सेम, लेकिन 4 नहीं होगा। यह पाउली का नियम, पाउली अपमार्जक जो भी नियम हो, ठीक है, पाउली थ्योरी हम बता देता हूं अभी जस्ट। चलो देखो अगला दिखाए, एल्युमिनियम हमको बनाना था। चलो एल्युमिनियम के बारे में बताता हूं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसके वैलेंस कितना होता है, वैलेंसी 3 होती है, ठीक है, तभी तो बनाता है जी Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ध्यान से समझते चलो, सुनो एल्युमिनियम का होता है 13, तो यहां पर 1s 2s 2p, देखो 1s 2s 2p 3s 3p, यहां पर फिर 4s, इस तरह से चलता है ना। तो यहाँ 2 होगा 6 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो देखो 2 और 2 4 6 10 और 2 12 और 1 13, यही ना हुआ, बोलो 13 हो गया। अब हम पूछ दिए कि एल्युमिनियम के 9वां 11वां, ठीक है, 9वां और 11वां इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर बताओ, कि क्वांटम नंबर क्या होगा। तो सुनो इसका क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे पहले 11वां का निकालता हूं कि 9वां का निकाल लेता हूं पहले। तो सुनो 9वां कहां पर जाएगा, 2 और 2 4, यहां पर तो आएगा नहीं, 5 6 7 8 9 10 यहां तक आएगा, अर्थात यहीं पर आएगा ना, 5 6 7 8 9 10 टूपी में आएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद में अगला एजीमुथल क्वांटम नंबर l के लिए p, और p का वैल्यू क्या बताए हैं, तो 0 1 2 यही ना होता है 3। तो SPDF p के लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात तुम नहीं समझ रहे हो सुनो, SPDF इसका वैल्यू 0 1 2 3, तो p के लिए 1 लिख दिए। समझ में आ रही है बात। हम p थोड़ी लिखते हैं, p नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर को दर्शाता है, इसीलिए p नहीं लिख करके 1 लिखना पड़ा। उसके बाद देखो n हो गया, l हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। अब कैसे फिल्ड अप करेंगे, तो यहाँ सुनो फिल्ड अप करने का तरीका, p है तो कै गो बॉक्स बनेगा, 3 गो बॉक्स बनेगा, बना दिए। अब हमको कौमा इलेक्ट्रॉन बनाना है, 9वां इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया। अब देखो 5 6 7 8 9, तो यहाँ 0, इधर +1 और इधर -1, तो इस पर कितना आया है, तो 0, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन को दर्शाता है, नीचे में है तो इसकी डायरेक्शन -1/2। तो क्वांटम संख्या क्या निकला, 2 निकला, 1 निकला, उसके बाद में 0 निकला, और उसके बाद में -1/2 निकला। यह जो है ना एल्युमिनियम के 9वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या क्या निकला, 2 1 0 -1/2, ठीक है। उसके बाद में 13वां का निकालना, 11वां का देखो कैसे निकलेगा, तो 10 हो गया, ठीक है। यहां पर तो 10, इसके पहले थोड़ी 11 आएगा, 10 के बाद में 11 आएगा, तो यहां तक तो आएगा ही नहीं, इसी में 11 और 12 होगा। तो देखो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में l का वैल्यू क्या हो जाएगा, s है तो s के लिए क्या बताए हैं, देखो 0 1, और यहां पर SPDF, तो s के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, s के लिए वैल्यू 0। उसके बाद सुनो NL और S है तो बॉक्स कै गो बनेगा, S है तो बॉक्स एगो बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन को दर्शाएगा, तो 10 हो गया ना, और 11वां का चाहिए, तो यह 11 हो गया, ऊपर में है तो +1/2, 0 से स्टार्ट होगा, तो यह भी 0। बोलो समझ में आ रही है बात, यह भी क्या होगा 0, इधर उधर रहता तब ना -1 और +1 करते हैं, बोलो, तो यह 0। तो क्वांटम नंबर क्या निकला, 3 0 0 और +1/2,
यही क्या है, यही जो है ना क्वांटम नंबर निकालने की तरीका को हमने क्या किया, बतला दिया। ठीक है, अब हम बताते हैं क्या, पाउली का अपमार्जक नियम। ठीक है, चलिए पाउली का थ्योरी मिटा दे, इसको समझ में आ रही है बात। यही तो आप रूल है, कैसे क्वांटम नंबर निकालते हैं, कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाले, जिमुथल क्वांटम नंबर निकाले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाले, स्पिन क्वांटम नंबर निकाले। अब जो है ना पाउली का अपमार्जक नियम, ठीक है, अपवर्जक नियम। पाउली साहब ने क्या, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था जी, पाउली ने ही किया था। ठीक है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, एंडरसन ने किया था। समझ में आ रही है बात, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था और पाउली न्यूट्रिनो का खोज जो है ना वह करने वाले कौन है, तो पाउली है, और पॉजिट्रॉन का एंडरसन। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला क्या बताना है, तो अगला बताना है हमको पाउली का अपवर्जक नियम, फिर हाइजेंस थ्योरी बताना है और डी ब्रॉगली थ्योरी, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कितना मिनट हो गई। ऐसा नहीं, बच्चा बोरिंग हो जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन बोरिंग नहीं होना है, लक्ष्य बना करके चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तो 1 घंटा 9 मिनट ही हुआ है, 2-4-10 मिनट और देख लीजिए। ठीक है, चलिए पाउली का अपवर्तक नियम, अपवर्जक नियम। ठीक है, अपवर्जक नियम। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया क्या कि किसी भी क्वांटम नंबर का मैक्सिमम 3 मान बराबर हो सकता है लेकिन चौथा नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर की मैक्सिमम 3 वैल्यू मतलब 3 मान बराबर बराबर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, समझ में आई बात। लेकिन चौथा फोर्थ क्वांटम नंबर बदल जाएगी। ठीक है, बदल जाएगी, समझ में आई बात, बदल जाएगी। कैसे, तो सुनो, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका सोडियम का निकालना है, 11 होता है। ठीक है, चलो अब जैसे सोडियम के 9वां हम निकाल लेता हूं और उसके बाद में 6ठा निकाल लेता हूं और दोनों देखता हूं कि क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए 1s 2s 2p 3s 3p, यही ना, तो यहाँ 2 2 6 1 हो गया, 2 2 4 6 10, यही ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका, थोड़ा सा 6ठा का निकालता हूं और उसके बाद में फिर 9वां का यहाँ पर निकाल करके दिखाता हूं कि क्या क्या आता है। 6ठा, उसके बाद में 9वां। तो सुनो, 6ठा 2 और 2 4 इसी में आएगा, 6 ना, 6 7 5 6 सब इसी में आएगा। तो देखो n हो गया, l हो गया, m हो गया और s हो गया। कैसे निकालेंगे, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, l का वैल्यू p है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, spdf। ठीक है, उसके बाद में m या p में आया है तो p के लिए बॉक्स कै गो बनेगा हो, 3 गो बनेगा, बना दिए। यहाँ पर 0 लिखना है, इधर +1 इधर -1। ठीक है, तो कै गो हो गया, 2 और 2 4, यहाँ देखो 5 और यह 6, यही ना, 5 6। तो यहाँ पर ऊपर में आया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर ऊपर में है तो +1/2। ठीक है, अब सुनो, इसका वैल्यू क्या आया, 2 आया, 1 आया, उसके बाद में 0 आया और +1/2 आया। यहाँ पर 9वां का देखो कैसे निकालेंगे, n l m s, सुनो, तो यहीं पर 9 भी आएगा तो इसका देखो 2 हो जाएगा, उसके बाद में p के लिए वैल्यू 1 हो जाएगा, उसके बाद में m, यहाँ पर 3 बॉक्स बनेगा, बोलिए, तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9, यही ना आया 0, उसके बाद में +1 -1, तो इसका वैल्यू देखो, इस पर 9 है तो 0, और यहाँ देखो इधर से है माइनस, इधर मतलब नीचा की तरफ है तो -1/2। इसका देखो वैल्यू कितना आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, -1/2 आया। तो देखो 2 1 0 और +1/2 -1/2, अर्थात जो है ना आपका डायरेक्शन बदल गया। यही तो पाउली साहब बोले थे। समझ में आई बात कि 3 मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देख लो बदल गया। पाउली साहब बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी है जी। उसके बाद में अगला हाइजेंस थ्योरी, हाइजेंस साहब ने क्या बोला, हाइजेंस ऐसे लिखो ना, हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, हाइजेंस साहब ने क्या बोला, तो हाइजेंस साहब ने कहा क्या ना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, गतिशील इलेक्ट्रॉन का सटीक जानकारी और वेग एक साथ नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, गतिशील इलेक्ट्रॉन या फिजिक्स में पढ़ाएंगे जी इन डिटेल। ठीक है, फिजिक्स में इन डिटेल पढ़ाना है हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, चलो, गतिशील इलेक्ट्रॉन की
गतिशील इलेक्ट्रॉन की एक साथ गतिशील इलेक्ट्रॉन की एक साथ वेलोसिटी एवं स्थिति का पता, वेलोसिटी बोले तो वेग, ठीक है, वेग एवं स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, नहीं लगाया जा सकता है। यही है हाइजेंस थ्योरी। और उसके बाद में अगला डी ब्रोगली थ्योरी, ठीक है, डी ब्रोगली थ्योरी। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वह कण पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ तरंग बोले तो वेव का नेचर शो करता है, ठीक है, वेव का नेचर क्या करता है, शो करता है। इसका फार्मूला क्या निकालेंगे, तो इसका फार्मूला आता है आपका लैम्डा बराबर h/p, ठीक है, h/p। h जो है ना, यह h नहीं बोलते, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू की लगभग 6.67 इंटू 10⁻⁻34 के बराबर आता है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर h/p, इसको h को h बोल दिए, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p मोमेंटम है तो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, इसका मोमेंटम हो गया। तो लैम्डा का फॉर्मूला आया h/mv। यही क्या है, तो यही मेरे दोस्त आपका था क्वांटम नंबर खत्म हो गया। कल जो है ना क्या करा देंगे, तो कल जो है ना केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद में इससे पहले आपका क्या होता है समस्थानिक आइसोबार आइसोटॉप्स वगैरह को भी दिखा देंगे, ठीक है। उसी में दिखाएंगे परमाणु संख्या में, जैसे कि परमाणु एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटॉन्स क्या होता है, यह सब बात को बता देंगे। उसके बाद में आपका फिर लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, फिर आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब कल वाला में केमिकल बॉन्डिंग तक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन चलेगा और एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो 5वां क्लास हो जाएगा। और फिर मतलब 2-3 क्लास, मतलब 7-8 क्लास जो है ना आप धैर्य बना करके पढ़ लीजिए केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में फिर क्वेश्चन बनाइएगा, केमिस्ट्री का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इसी तरह से मन लगा करके पढ़नी है, रीड अटेंटिवली मस्ट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। यदि आप अच्छा से पढ़िएगा तो सफलता बिल्कुल आपके कदम चुनेगी, और नहीं अच्छा से पढ़िएगा तो फिर तो दिक्कत ही है जी। समझ में आई बात, तो बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश करें जिससे पत्थर टूट जाए, और किसी के लंद फन के चक्कर में ना पड़ना है, ना कोई बाबू सना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना, ठीक है। समझ में आई बात, तो ऐसा नहीं कि किसी के मनाने के पीछे में पड़ जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप अपना जीवन लाइफ बर्बाद कर दीजिएगा, और वह जो है ना किसी अधिकारी के साथ चली जाएगी। जो बात होता है क्लियर बोलते हैं। इसलिए मेरे दोस्त अच्छा से पढ़ना है, और लक्ष्य एक ही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।